हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत मैं 2019 के जो सीसेट का प्रश्न पत्र था यूपीएससी का, उसके सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम जो उन प्रश्नों को सॉल्व करने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक ट्रिक्स हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं इस अपने 7वें लेक्चर में सीसेट के प्रश्न पत्र में जो सेट थ्योरी अर्थात समुच्चय सिद्धांत या फिर वेन डायग्राम, जो उससे संबंधित वेन डायग्राम होता है, जो उनके प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि सेट थ्योरी कहते किसे हैं या फिर होता क्या है। तो सेट थ्योरी जैसे आप देखिए कि मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, जो कि सभी सम संख्याओं का, जो सिंगल डिजिट सम संख्याएं अर्थात एक अंकीय सम संख्याएं हैं, उनका समूह है। ठीक है, तो एक अंकीय सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, मैं लिख लेता हूँ 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये है ए। तो सेट किसको कहते हैं? सेट होता है ये ए, अर्थात किसी वेल डिफाइंड, देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 जो थे वेल डिफाइंड नंबर है, जिनको मैंने कहा था सिंगल डिजिट सम संख्याएं अर्थात एक अंकीय सम संख्याएं, ये वेल डिफाइंड नंबर थे। तो इनका समूह जो होता है वो कहलाता है सेट। ठीक है, अब मैं डिफिनीशन पे आता हूँ। तो डिफिनीशन एक बार देखिए क्या है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। तो सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लिया, मैंने लिया ये नंबर, जो सम संख्याएं थी सिंगल डिजिट। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं कि एक पूरी क्लास में ABCDEFGH स्टूडेंट है तो उनका समूह एक सेट होगा। ऐसे ही सेट्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टर्म में एलिमेंट क्या होता है? तो सेट के जो जिन ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं अपने सेट में, तो उनके जो सिंगल वैल्यू होती है वो होती है एलिमेंट्स। देखिए 0 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इस प्रकार इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? तो 1, 2, देखिए आप देखिए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार कुल 5 एलिमेंट है। तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ए अर्थात नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम आते हैं बेसिक एग्जाम्पल्स, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम सेट के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक सिंगल डिजिट जो नंबर्स हैं उनका मैं समूह ले रहा हूँ पूरा। तो सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9, ये सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं। मैं इनके समूह को लिया। अब इसमें से मैं एक सेट बना रहा हूँ ए सेट। ए सेट क्या होगा? जो मैंने अभी बताया था कि एक अंकीय सम संख्याएं। तो एक अंकीय सम संख्याएं कौन कौन सी है? देखिए 0 से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर। तो 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये है मेरा पहला सेट ए। मैं दूसरा सेट लिख रहा हूँ बी, वो है एक अंकीय अभाज्य संख्याएं। देखिए एक अंकीय अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ये है ए और ये बी। इस प्रकार हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए जो है वो कितना है? 5 और नंबर ऑफ बी, आप देख सकते काउंट कर सकते हैं, मैं बता दूँ ना काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट है ए में, तो नंबर ऑफ जो ए हुआ वो 5 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये कितना है? ये है 4। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे नीचे मैंने कुछ डाटा दिए, इनको देखने का प्रयास करिए रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अभी हम ये जो हमारा वेन डायग्राम है इस पर हम आएंगे, पहले हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मैंने इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये क्या है? एक्स है। एक्स क्या है कि नंबर ऑफ बिलोंग टू सेट ए ओनली। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग करे। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ओनली। ठीक है, ओनली की बात कर रहा है, तो सिर्फ जो ए में बिलोंग कर रहे हो, जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो बी में बिलोंग न कर रहे हैं उनको हटा करके। तो देखिए ऐसे कौन से सेट हैं जो बी में बिलोंग, एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए 2 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो हमको 2 को हटा के बात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं इसे सेट कौन सा बन रहा है ये। तो बिलोंग टू सेट ए ओनली, तो 0, 2 नहीं कंसीडर करेंगे हम क्योंकि 2 तो सेट बी में भी आ रहा है। तो 0, 4, 6 और 8
ये हो गया हमारा पहला सेट, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि बिलोंग टू सेट बी ओनली। देखिए यहाँ पे ओनली फिर वर्ड यूज़ का मतलब सिर्फ बी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है। तो मतलब जो बी में जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो 2 था एक एलिमेंट, उसको हटा दें तो बाकी जो बच रहा है उसको लिखना है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है 3, 5 और 7, ठीक है। अब कह रहे हैं जेड जो है, जेड जो नंबर है वो है n बिलोंग टू सेट ए एंड बी बोथ। और देखिए जब हम बात करते हैं ए एंड बी, इसका मतलब है कि वो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। एंड लगा यहाँ पर, और की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ए एंड बी की बात करेंगे तो जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है उसको हम कहते हैं, और इसको हम सेट की भाषा में कहते हैं इंटरसेक्शन। और ये जो आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, ये जो साइन है ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए इंटरसेक्शन बी का आ जाता है। मतलब जो ए में भी आता है और बी में भी कॉमन होता है, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो हम लोगों ने भी देखा था ऐसे सिर्फ 2 है हमारा, ठीक है। अब W क्या कह रहा है कि n बिलोंग टू नन ऑफ द सेट ए और बी। और है यहाँ पर, ये देखिए और पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था एंड इससे पहले वाले में, और इस वाले में है और। तो और का मतलब ये होता है कि या तो ए में हो या तो बी में हो, इन दोनों में। देखिए क्वेश्चन है बिलोंग टू नन ऑफ द सेट, मतलब ए में भी नहीं हो और बी में भी नहीं हो। तो हमारे टोटल जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट था हमारा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट था, देखिए वो ये था, ठीक है, सिंगल डिजिट सारे नंबर। अब कह रहा है कि जो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, वो उनकी बात करना है हमको। तो ए और बी में जितने नंबर आए तो उनको हटा दीजिए, तो हमारा क्या क्या बचता है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनको। 1 दोनों में नहीं आया है, ए और बी में, तो 1 होगा यहाँ पर। 2 ए में आ चुका है, बी में भी आया, उसको नहीं लिखेंगे। 3 आ चुका है इसमें, 4 भी आ चुका है, 5, 6, 7, 8 और 9। सिर्फ 9 बचता है, 1 और 9, जो ना तो ए में आया है ना तो बी में आया है, ठीक है। अब इसको हम जरा बार फिर से देखते हैं क्या था हमारा, कि x था कि नंबर ऑफ जो सिर्फ a में हो, तो ये नंबर ऑफ कितना हुआ 4, ठीक है। दूसरा कह रहा है y जो है, y क्या है कि नंबर ऑफ सेट b ओनली, तो 3, 5, 7 हमने देखा था, अभी हमने लिखा है, तो ये है 3। फिर z कह रहा है कि बिलोंग टू सेट a एंड b बोथ, मतलब a में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है, ठीक है। हमने देखा है सिर्फ 2 नंबर है तो इसकी संख्या हो गई 1। और जो कह रहा है कि जो ना तो ए में है ना तो बी में है, उसकी कितनी संख्याएं हैं, कुल 2 संख्याएं। अभी देखिए मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मैं अभी इसको आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में चीज़ों को, या फिर वेन डायग्राम में जो चीज़ें दी होती हैं उनको देख कर कैसे समझा जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ए जो होगा, मतलब कि कितने एलिमेंट्स ए में हैं, तो देखिए वो लिखा है x + z। पहले इसको मैं एक बार डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम देखिए क्या कह रहा था। डायग्राम देखिए ये था, मैं इसको कलर में थोड़ा बनाता हूँ। ये है हमारा टोटल ए, ये है हमारा टोटल ए, ठीक है। और जो हमारा बी है वो है ये, ठीक है। और जो हमारा कॉमन एरिया है वो ये है। तो x क्या है, x है कि जो सिर्फ और सिर्फ a में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार y क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ b में आ रहा है। देखिए z वाले पोर्शन को हटा करके बात कर रहा है, तो जो सिर्फ और सिर्फ a में आ रहा है वो कौन सा है। देखिए अभी हमने x पढ़ा था, x क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ a में आ रहा था। तो ये है 4 संख्याएं टोटल, 0, 4, 6, 8। तो मैं लिख लेता हूँ 0, 4, 6 और 8, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन हुआ है, z हमारा। देखिए z क्या था, बिलोंग टू सेट a एंड b बोथ। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे सिर्फ है 2 हमारा, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2, ठीक है। ये देखिए ये 2 है हमारा यहाँ पर। अब कह रहा है कि y क्या है, तो जो सिर्फ b में है तो 3, 5 और 7, तो यहाँ पर होगा हमारा 3, 5 और 7, ठीक है। ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है। हो सके इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझ में ना आ रही हो उन चीज़ों को, ठीक है, बट एक बार खुद से बना कर देखिएगा, या फिर जो मैंने बताया उनको फिर से कॉपी में ड्रॉ करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर हैं, एलिमेंट हैं जो सिर्फ x हैं, तो 4, z हैं सिर्फ 1 और y हैं सिर्फ 3, ठीक है। तो टोटल नंबर, अब देखिए ये जो चीज़ हमारा था टोटल नंबर ऑफ a, वो क्या होगा x + z। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि सच में वो x + z होगा, 4 + 1 5, ठीक है। और हमने जो पहला a सेट बनाया था उसमें 5 एलिमेंट थे, हमने देखा था यहाँ पर
ठीक है। इसी प्रकार जो बी की बात कर रहा है वो है y प्लस जेड। अब देखिए बी y प्लस जेड है तो y कितना है 3 और z कितना है 1, तो ये हो गया 4। हमने देखिए हमने पहले भी जो लिखा था यहाँ पर नंबर ऑफ बी वो 4 लिखा था, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रश्न है a इंटरसेक्शन b, अब ये ध्यान दीजिए जो a इंटरसेक्शन b की बात कर रहा है वो क्या कह रहा है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये a इंटरसेक्शन b की बात कर रहा था, ठीक है, जो कि सिर्फ z था। और देखिए यहाँ पर भी जो n a इंटरसेक्शन b है वो z है। इंटरसेक्शन b आप समझ में आ रहा है क्या है आपको, ये है देखिए मैं आपको यहाँ पर जो रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन को, ये जो सेट है ना पूरा ये वाला पोर्शन ये है इंटरसेक्शन जो a में भी है और जो b में भी है, ठीक है। और a यूनियन b क्या है, तो a यूनियन b है टोटल, अर्थात या तो a में आ रहा हो या तो b में आ रहा। तो देखिए दो टर्म अभी तक हम समझे हैं, क्या क्या टर्म, एक हम समझे हैं a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b क्या होता है, जो या तो a में आ रहा हो या फिर b में आ रहा हो, ठीक है। मतलब a और b में से जो जितने मेंबर आ रहे हैं उन सबको हम अगर एक जगह लिख लें तो वो a यूनियन b हुआ। और इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन होता है हमारा a इंटरसेक्शन b जिसको हम कहते हैं, वो होता है a एंड b, अर्थात a में आ रहा हो और b में भी आ रहा हो। b बात समझिएगा, ठीक है, मतलब दोनों में ही अगर आ रहा है तो उसको हम a इंटरसेक्शन b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी का उसको एक बार हम देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है इसको अगर हम टर्म में समझने का प्रयास करें तो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि ए और b, ठीक है, ये अगर हम लिखना है हमको ये पता करना है कि या तो a में आ रहा है और b में आ रहा है तो कल कितने सदस्य हुए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लें a में कितने आए, फिर हम लिख लें b में कितने आए। अब देखिए कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो a में भी आ रहे होंगे और b में भी आ रहे होंगे, मतलब वो 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है a और b में वो 2 बार हो रहा है, तो इसको एक बार घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आता है ये फॉर्मूला। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप इस फॉर्मूले को याद करिए, ठीक है, याद करना भी कोई टफ नहीं है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए, फॉर्मूला बहुत इजी है, आप समझिए का प्रयास करिए। मैं गलती बोल दिया थोड़ा सा, ध्यान से फिर सुनिए। फॉर्मूला है कि a यूनियन b इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं भी अगर याद करेंगे तो जो सीसेट में जो प्रश्न आते हैं वो इनके इस फॉर्मूले के बिना भी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। तो हम प्रश्नों को वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2019 में सेट थ्योरी और वेन डायग्राम से मिला के करीब 4 से 5 प्रश्न आए थे, तो आज हम सही प्रश्नों को देखेंगे। और मैं फॉर्मूला का यूज़ नहीं करूँगा कहीं भी, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप समझिए कि अगर सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो सेट थ्योरी होती क्या है पूरी, ठीक है। सेट थ्योरी बहुत सिंपल है, आप देख चुके हैं सर मुझसे सिद्धांत क्या होता है कि जिसमें अगर हम सेट उसको कहते हैं कि अगर हम किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर एकदम सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट का समूह इकट्ठा कर लेंगे जगह तो उसको सेट कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। हम समझ चुके हैं सेट क्या होता है। अब दूसरा टर्म आता है जो होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम देखिए क्या होता है कि अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन सेट इज बाय डायग्राम विच इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। मतलब कि अगर कोई सेट है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ कि अगर कोई सेट है और उसको हमको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है तो सबसे जो सिंपल तरीका होता है वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम में हम जनरली जो आकृति लेते हैं वो हम गोला लेते हैं, मतलब सर्किल लेते हैं, लेकिन आप उसको त्रिभुज भी ले सकते हैं, चतुर्भुज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। गोला हम वैसे जनरल कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपने जो ये आकृति देखी थी, ये वाली जो आकृति थी, ये जो आकृति है आपका ये कॉर्नर वाली, ये ही वेन डायग्राम है जो हमने अभी सेट पढ़ा था ए और बी का, उसका ये वेन डायग्राम है। अब 2 प्रश्न हो सकते हैं, आपको वेन डायग्राम दे दे और उससे कहीं किससे रिप्रेजेंट करके बताओ कि क्वेश्चन में क्या क्या है। तो हमने सब चीज़ें समझा कि x क्या होता है, y क्या होता है और z क्या होता है, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन में दे देगा a दे दिया, b दे दिया और a यूनियन b दे दिया अथवा a इंटरसेक्शन b दे दिया,
और दूसरे की वैल्यू पूछ लेता हूँ। फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं या फिर बिना फॉर्मूला के भी लगा सकते हैं, हम उन प्रश्नों में देखेंगे अभी। ठीक है, अब जो वेन डायग्राम होते हैं वो कई तरीके से बनाए जाते हैं। मैं जो सबसे सिंपल वेन डायग्राम्स यूज होते हैं उनका एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है वो क्या है। अब मान लीजिए अंदर वाला जो सर्किल है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाहर वाला सर्किल है वो बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ जो ए है वो राज्यों का समूह है। ठीक है, राज्यों का समूह है। और बी क्या है, बी में मान लेता हूँ भारत है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो बी है वो बड़ा सर्किल होगा। ठीक है, बड़ा सेट होगा और इसके अंदर जो ए होगा वो लाई कर रहा होगा। ठीक है, ए इसके अंदर लाई कर रहा होगा, ये होगा आपका ए और ये होगा बी। तो भारत के अंदर सभी राज्य आते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है पहले वाले वेन डायग्राम का। मानिए हमको दूसरा वेन डायग्राम बनाना है, तो अभी हमने जो प्रश्न देखा था हमने यही तो डायग्राम बनाया था। सेट ए था हमारा एक अंकीय सम संख्याएं और बी सेट था हमारा एक अंकीय अभाज्य संख्याएं। तो इनमें जो कॉमन संख्या थी वो थी 2 और बाकी जो संख्याएं तो हमने भी देखी थी। तो ये सबसे सिंपल सेकंड वेन डायग्राम होता है। अब एक लास्ट वेन डायग्राम जिसको मैं बता रहा हूँ थर्ड वेन डायग्राम। इसके अलावा बहुत से वेन डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कैसे वेन डायग्राम और बनाए जा सकते हैं। ये वेन डायग्राम समझिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि ए सेट है और बी सेट है। ए जो है वो सम संख्याएं रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी है वो विषम संख्याएं रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब सम संख्या और विषम संख्याओं में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे, कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगी जो दोनों सेट में आ रही होगी। तो इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन नहीं होगा मतलब कि ऐसी कोई भी नंबर नहीं हो जो दोनों में आ रहे होंगे, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कई सेट बना सकते हैं। हमने 2 सेट का क्वेश्चन देखा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 सेट हैं तो एक सर्किल ऐसे बनेगा सेट का। ठीक है, अगर हम ये भी कर सकते हैं कि एक सेट है, 2 सेट है और 3 सेट है, मतलब ए और बी में कुछ पोर्शन कॉमन है और बी और सी में कुछ पोर्शन कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे भी, तो ऐसे सेट के जो वेन डायग्राम्स होते हैं बहुत बन सकते हैं। ठीक है, हमने 3 वेन डायग्राम देखे और ये हमारे सी सेट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत है। ठीक है, तो मैं इसके आगे अब सीधे प्रश्न पर आता हूँ जो सी सेट में आए थे 2019 में। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, तो मैं इनको साथ में लिखता चलता हूँ कि कुल व्यक्ति कितने हैं। पहले तो ये देखिए आप, कुल व्यक्ति हैं 15। दूसरा टर्म कह रहा है कि 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं। तो जितने लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ से दिखा रहा हूँ। और नंबर ऑफ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, तो वो है कुल 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है कि 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ इंग्लिश जो पढ़ सकते हैं वो क्या है, 8। ठीक है, फिर कह रहा है कि जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए 3 संख्या वो है ना, समझिएगा 3 संख्या वो है जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकती है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो कुल संख्या थी हमारे पास 15 और जो 3 लोग थे वो कोई भाषा नहीं पढ़ सकते थे। तो 15 - 3 12 लोग ऐसे होंगे जो पढ़ सकते हैं, ये बात हमें पता चली। ठीक, अब इसके अलावा दिया है क्या है क्वेश्चन में कि जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं वो हैं टोटल 7 लोग। ठीक है, और जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो टोटल 8 लोग। तो अब देखिए फ्रेंच और इंग्लिश मिला के टोटल हो रहे हैं 15 लोग, लेकिन सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो पढ़ सकते थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 भाषाएं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमको तो पहले ये निकालना है कितने लोग 2 भाषाएं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए 7 और 8 15 और ये 12, इसका मतलब है कि 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि जो फ्रेंच और इंग्लिश साथ में पढ़ रहे होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने क्या कहा था कि ए एंड बी, हमने यही कहा था ना। तो ए एंड बी अर्थात फ्रेंच एंड इंग्लिश जो दोनों साथ में पढ़ सकते हैं वो कितने लोग हुए, वो हुए 3 लोग। ठीक, अब प्रश्न पूछा कि ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ एक भाषा पढ़ सकते हैं। तो आप इसको बिना सेट थ्योरी के बता सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ये पता है कि 3 लोग 2 भाषाएं पढ़ रहे हैं और कुल कितने लोग पढ़ सकते हैं, तो 12। तो 12 लोग पढ़ सकते हैं ये हम जानते हैं,
और इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाएं पढ़ते हैं, तो एक भाषा में पढ़ने वाले कितने लोग हुए? 9। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो एक बार दोबारा इस प्रश्न को पढ़िए और मैंने जो सेट 3 बताया था उसको छोड़ दीजिए, अभी उसको मत सॉल्व करिए। उसके अलावा आप सिंपल कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिए आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सेट थ्योरी मैंने क्यों पढ़ाया? फिर सेट थ्योरी मैंने इसलिए पढ़ाया कि मानिए अगर इस प्रश्न से थोड़ा कठिन प्रश्न आए तो आप उसको सेट थ्योरी वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रश्न में अगर आप सेट थ्योरी यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर याद करने के लिए हमें प्रश्न फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं उस फॉर्मूला पर अभी नहीं जाता हूँ, हमारा आंसर आ गया, हमें इतना चाहिए था, ठीक है। हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर इसने डायग्राम भी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखिए डायग्राम एक बार समझिए। ये कह रहा है वही पहला वाला डायग्राम बनेगा जो हमने बनाया था पहले वाली एग्जाम्पल में, कि ए है जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं टोटल लोग, ठीक। ये है सेट मेरे पास जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच कितने लोग पढ़ सकते हैं, अगर मैं टोटल की बात करूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। फ्रेंच पढ़ सकते थे हमारे टोटल 7 लोग, ठीक है। और अब देखिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश को रेड से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कितने लोग हो सकते थे? ये हो सकते थे 8 लोग, ठीक है। अब मैं देखिए ये जो दिखा रहा हूँ, ये टर्म, ये जो बीच में कॉमन दिखा रहा हूँ, ये कितने हो रहे हैं? ये 3 हो रहे हैं। ये बात देख रहे हैं आप लोग, समझ गए होंगे। तो ये उस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, आप डायग्राम भी अगर ध्यान से देखें तो आप डायग्राम से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक भाषा पढ़ सकते हैं। तो देखिए एक भाषा कौन पढ़ रहा होगा, तो अभी मैं अब इसको ब्लू से दिखा रहा हूँ। देखिए एक भाषा ये लोग पढ़ रहे होंगे, ये लोग सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ये लोग सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं। साथ ही अब देखिए ये लोग जो हैं, ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो जो ये नंबर होगी यही हमको निकालना है। तो देखिए 7 टोटल नंबर था और 3 कॉमन था, तो ये कितना बचा, जिनको मैंने ब्लू से दिखाया है फ्रेंच में, ये बचा 7 माइनस 3 जो कि 4, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर वही करूँ मैं तो ये कितना बचा, 8 माइनस 3 जो कि 5। तो कुल कितने लोग होंगे जो सिर्फ एक भाषा पढ़ते? तो 4 प्लस 5 अर्थात 9, ठीक है। अब वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, अगर आप वेन डायग्राम समझ जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं भी समझते वेन डायग्राम, तो हमने अभी प्रश्न को सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आपको कुछ नहीं पता है, सेट थ्योरी वेन डायग्राम कुछ नहीं पता, फिर भी आप प्रश्न तो सॉल्व ही कर ले रहे हैं ना। हमें फाइनली प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है, हमारा सीसेट का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त कर लें, पास हो जाएं, तो हमारा प्रश्न समझना बहुत बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये जनरली वेन डायग्राम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने इसको वेन डायग्राम में दे दिया है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं पड़ता। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, ठीक है। मैं अभी इसको वेन डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, वेन डायग्राम में बाद में बताऊँगा। तो पहले बस स्टेटमेंट्स पढ़िए क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और तीसरा है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, ठीक। ये हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इससे निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा सकते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष वो क्या निकाला सकता है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। अब देखिए गाय और बिल्ली, क्या इसमें कोई संबंध दिया है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए आप, तो गाय और बिल्ली के बीच में कोई संबंध नहीं दिया। संबंध किसके किसके बीच दिया है? चूहा बिल्ली, बिल्ली कुत्ता और कुत्ता गाय, ठीक है। तो गाय और बिल्ली के बीच में कोई संबंध नहीं दिया है, तो हम कोई निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते, ये सीधी बात, ठीक। उसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। तो कुत्ता और चूहा, क्या इसमें कोई संबंध दिया है प्रश्न में? देखिए कुत्ता और गाय में संबंध दिया है, लेकिन कुत्ता और चूहा में कोई संबंध नहीं दिया है, तो हम यहाँ से भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो ये भी गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। अब पहला जरा स्टेटमेंट पढ़िए आप, जो प्रश्न में दिया है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं। ये दोनों स्टेटमेंट देखिए आपस में एकदम सिमिलर है। कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं तो ऑब्वियसली कुछ बिल्ली भी चूहे होंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो आंसर हुआ वो हो गया सी, केवल 3 सही है, ठीक। अब बात रही वेन डायग्राम क्या होता है, या फिर वेन डायग्राम से इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वेन डायग्राम देखिए सिंपल सा है, कह रहा है। अच्छा इसमें एक बात और समझिए, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि इसमें जो वर्ड यूज़ किया है ना, ये कुछ,
ठीक है। और कोई, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मानिए प्रीलिम्स जीएस पेपर भी आप सॉल्व करते हैं, अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप एग्जाम आ चुका है तो मुझे लगता है आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें भी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं, कोई स्टेटमेंट दिया रहता है कि सभी राज्य में ये योजना लागू है, ठीक है। एक स्टेटमेंट होता है कुछ राज्य में ये योजना लागू है। तो देखिए इन दोनों में बहुत अंतर होता है, और जनरली हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इनको छोड़ देते हैं या फिर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो समझिए सभी अगर आएगा तो स्टेटमेंट का अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा, और अगर कुछ आएगा तो स्टेटमेंट का अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बस ये बताने का मतलब है कि कभी भी ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप जो शब्द, जो कीवर्ड्स होते हैं प्रश्न के, इनको कहा जाता है कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे और क्या वर्ड होता है कीवर्ड में अगर देखा जाए हम लोग, तो देखिए सदैव, ठीक है, केवल, सभी, ठीक है, या फिर नहीं। अगर मैंने ऐसा सोचा है, अगर ऐसे वर्ड, ठीक है, किसी भी एमसीक्यू में प्रश्न में आए तो सबसे पहले आप इन वर्ड को गोला कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और फिर उस प्रश्न के अर्थ को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। सामान्यतः ऐसा होता है कि इन शब्दों की वजह से उस स्टेटमेंट का पूरा अर्थ बदल जाता है, ठीक है। मैं बस आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर बता रहा था, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न सॉल्व हो गया, इसको हम वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे थे। तो वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कह रहा है कुछ चूहे, तो चूहे को मैंने बनाया सेट ए, ठीक है, सेट ए, ठीक। अब मैंने बिल्लियों को बनाया एक सेट बी, तो कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियाँ, मतलब इनमें कुछ इंटरसेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये होगा बी, ठीक। अब कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो अब देखिए यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही हैं। चेंज कैसे हो रही हैं कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रश्न में पूरे आंकड़ा नहीं दिया है, इसलिए हम दोनों में कंफ्यूज है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि हम अगर निष्कर्ष पे पहुँच जाते, जब जो हमारा चूहा था और कुत्ता था, ठीक है, इनमें कोई संबंध दिया होता, तो हम निष्कर्ष पे पहुँच जाते थे कि ये डायग्राम होगा कि ये डायग्राम होगा, ठीक है। तो हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत होगा। इसी प्रकार हम जो तीसरा वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम समझ लेंगे। तीसरा वेन डायग्राम से क्या कह रहा है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो कोई भी कुत्ता गाय नहीं, इसका मतलब गाय एक अलग से सेट है, ठीक। अब हमको एक चीज़ और नहीं पता है, ये गाय का सेट है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि गाय का सेट और चूहा, बिल्ली और कुत्ता में क्या संबंध है। हो सकता है कि ये सेट ऐसे आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए आपका कुत्ता गाय नहीं है, ये बात तो अभी भी लागू हो रही है, ठीक है। लेकिन हमको चूंकि ये नहीं पता है कि ये सेट है कि पहला वाला सेट है, तो हम इस प्रश्न में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हम निष्कर्ष पर सिर्फ ये पहुंच सकते हैं कि बिल्ली और जो चूहे में संबंध दिया हुआ है वो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप जो प्रश्न में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको पढ़िए और देखिए किन किन एलिमेंट्स के बीच में या फिर किन किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में संबंध बताया गया है। जिनके जिनके बीच में संबंध बनाया गया है, निष्कर्ष में हम उन्हीं के बीच में संबंध बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला कार्य ये होगा कि आप ये देखिए किनके किनके बीच में संबंध है। दूसरी बात, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो है कि निष्कर्ष में जो स्टेटमेंट दिया है देखिए क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे सिंपल अप्रोच होता है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या है कि किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके, ठीक। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए। तो देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, खरीदारी को मैं मार्केटिंग से डिनोट करता हूँ या शॉपिंग से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। मार्केट से डिनोट करता हूँ, मान लीजिए तो ये 80% है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मार्केटिंग है वो 80% है। 50% लोग पर्यटन के लिए गए, तो इसको मैं टूरिज्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी से। तो नंबर ऑफ टी कितने हैं, वो हैं 50%। कह रहे 10% लोगों ने होटल में विश्राम किया। तो देखिए M&T जो दोनों नहीं किए, ठीक है, वो कितने लोग हैं, 10%। तो पहले तो ये आप देखिए यहाँ से कि ये निकालिए कि कितने लोग बाहर घूमने गए। तो जो बाहर गए लोग, ठीक है, मैं इनको ऐसे मान लिखता हूँ कि नंबर ऑफ जो बाहर गए वो कितने हुए, 10% लोग कहीं नहीं गए थे। तो 100 माइनस 10 अर्थात 90% लोग बाहर गए, जिसमें से मार्केटिंग करने 80% लोग गए और
टूरिज्म में गए लोग 50%। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये कंक्लूजन समझिए कि जो सेट हम वही सेट कंसीडर कर सकते हैं जो हमारे पास दिया है। 10% लोग कहीं गए नहीं तो उनको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 40 सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि खरीदारी के साथ साथ पर्यटन, अर्थात यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो है एंड, ठीक है। तो एंड के लिए हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन। हमको यहाँ पर निकालना है NA इंटरसेक्शन B। कितने लोग ऐसे थे जो खरीदारी भी किए और पर्यटन के लिए भी गए, ठीक है। मैं इसको सेट से बता रहा हूँ, आप नॉर्मल भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली बताता हूँ, अभी साथ साथ ही हम दोनों लेकर के चलेंगे। तो पहले बताइए कितने लोग खरीदारी और पर्यटन के लिए गए, हमको ये पता करना है, ठीक। अब आप ये देखिए 80% लोग गए मार्केटिंग करने, 50% लोग गए टूरिज्म करने, तो कुल कितने परसेंट लोग हुए, 130%। और 90% लोग ही गए थे बाहर। इसका मतलब कि 40% लोग ऐसे होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे। तो वही तो हमको निकालना था यहाँ पर, ये हो गया 40%। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है केवल खरीदारी के लिए कितने लोग गए, मतलब केवल खरीदारी बताना है हमको, मतलब नंबर ऑफ मार्केटिंग माइनस, देखिए एक सेकंड की मैं इसको सही कर लूँ पहले, नंबर ऑफ मार्केटिंग माइनस मार्केटिंग इंटरसेक्शन टूरिज्म, ठीक है। ये क्या है, ये वो लोगों का नंबर है जो मार्केटिंग और टूरिज्म दोनों करने गए, और ये वो लोगों का समूह था जो सिर्फ मार्केटिंग करने गए। ये कितने लोग थे, 80% लोग थे, ठीक है। और जो मार्केटिंग और टूरिज्म दोनों करने गए, अभी हमने निकाला था 40% लोग, तो इसका तो आंसर आना चाहिए था 40, लेकिन आंसर को स्टेटमेंट दिया है 20%, तो ये गलत हुआ। तो हमारा सही क्या हुआ, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मुझे लगता है इसे समझ में आई होंगी। दो चीज़ें हैं, देखिए जो अभी हमने दोनों क्वेश्चन किए सेट के, वो दोनों फॉर्मूले से भी लगाए जा सकते थे और बिना फॉर्मूले के भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला याद करते हैं अच्छी बात है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं याद करते तो सिंपल मेथड लगाइए। सिंपल मेथड में आपको बस ये सोचना है कि ऐसे कितने लोग हो रहे होंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, दोनों सेट में आ रहे होंगे, मतलब A सेट में भी आ रहे होंगे, B सेट में भी आ रहे होंगे। अगर आप ये चीज़ देख लेते हैं आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट, हमारे साथ ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है कि किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि कुल कितने प्रतिभागी थे, 100। भारतीय कितने थे इसमें से, वो थे 70। और फिर कह रहा है कि इसमें से शाकाहारी, इसमें से मतलब कुल में से शाकाहारी 60 लोग थे, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट दिया है, कह रहे हैं कम से कम 30 लोग शाकाहारी हैं, ये हमको बताना है। अब दो चीज़ समझिए, कम से कम 30 लोग शाकाहारी, इसका मतलब ये करिए आप कि मैक्सिमम लोगों को मांसाहारी कर दीजिए। तो जब मैक्सिमम लोग मांसाहारी होंगे तब कम से कम लोग शाकाहारी होंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम लोग अगर मांसाहारी हो गए, मतलब मांसाहारी कुल कितने थे, पहले तो ये देखिए मांसाहारी थे टोटल 40 लोग, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जिनको कहा जाएगा 40 लोग थे, 100 कुल लोग थे, 60 शाकाहारी थे, 40 नॉन वेजिटेरियन थे या मांसाहारी थे, ठीक। अब 70 भारतीय, तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कि 40 लोग भारतीय थे, ठीक है। अगर 40 लोग जो मांसाहारी हो सारे के सारे भारतीय थे, तो कितने शाकाहारी भारतीय बचे, शाकाहारी और भारतीय बचे, ठीक है। आप ये देखिएगा ये इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेट में आता है, लेकिन यहाँ पे सेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उसका दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 70 लोग टोटल थे, मैक्सिमम 40 लोग मांसाहारी हो सकते हैं, तो कितने लोग कम से कम शाकाहारी होंगे, 30 लोग। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। अब कम से कम बात कर रहा है तो मैक्सिमम लोगों को शाकाहारी कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम 60 लोग शाकाहारी हो सकते हैं, मैक्सिमम शाकाहारी जो हो सकते हैं भारतीय में वो हो सकते हैं 60 लोग, ठीक है। कुल भारतीय 70, तो 70 माइनस 60 10 संख्या जो आई ये होगा कम से कम मांसाहारी भारतीयों की संख्या, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हुआ, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो गया वो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, अच्छा एक प्रश्न और बच रहा है साथ में, अब इसको हम देखते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेट थ्योरी और वेन डायग्राम के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते हैं
तो आप लोग दोबारा से इन सभी प्रश्नों को एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। आपने इस वीडियो को अगर देख लिया तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। 5 प्रश्न हैं टोटल करीब, ठीक है। तो उन प्रश्नों को दोबारा सॉल्व करिए और आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर ये 5-6 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आप सीसेट 2020 का जो पेपर होगा उसमें आप सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट नहीं खेलता है वह फुटबॉल खेलता है, ठीक। इसका मतलब समझिएगा कोई विद्यार्थी ऐसा है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक दोपहिया वाहन है, ठीक है भाई। जितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो दोपहिया वाहन से चलते हैं। उपयुक्त आंकड़ों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। मैंने कहा था ना, नहीं, कीवर्ड को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 60% विद्यार्थियों के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ठीक है। 60% विद्यार्थियों के पास दोपहिया वाहन नहीं है। तो क्वेश्चन था कि जो क्रिकेट खेल रहे थे लोग, वो लोग थे 60% और जो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, ऐसा कहीं नहीं दिया है इस पूरे प्रश्न में कि जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे वो लोग फुटबॉल भी खेल सकते हैं। मतलब इंटरसेक्शन वाली बात समझ रहे हैं, मतलब क्रिकेट भी खेल रहे हैं और साथ में फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो ऐसा भी तो कुछ लोग हो सकते हैं ना। ऐसा प्रश्न कहीं नहीं दिया है कि इसमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों साथ में खेलते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कह रहा है 60% विद्यार्थियों के पास दोपहिया वाहन नहीं है, तो गलत हो गया। क्यों? अगर कोई लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल साथ में खेल रहे होंगे, इसमें से अर्थात 60% में से, तो उनके पास दोपहिया वाहन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है। प्रश्न में ऐसा भी कहीं नहीं दिया है। प्रश्न में क्या दिया है कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है। यहाँ पर कहीं नहीं चर्चा किया कि क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है कि नहीं है। तो हम इस बात को भी सही नहीं मान सकते, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है कि क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था अभी कि इंटरसेक्शन वाली बात। तो ये भी तो नहीं दिया है कहीं पे कि क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो क्रिकेट और फुटबॉल साथ में खेलते हो। तो ये तीनों ही निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते इन प्रश्न के आंकड़ों को पढ़ करके। तो प्रश्न में यही पूछा था कि ऐसे कौन से निष्कर्ष जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ कि 1, 2, 3 इन तीनों ही निष्कर्षों को हम नहीं निकाल सकता था। हमारा डी आंसर सही हो गया, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप दोबारा करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। साथ ही आप GS 1 की जो तैयारी करें उसको और अच्छे से करने का प्रयास करिए। प्रश्न आपने जितना अभी तक पढ़ा है GS 1 में और CSET में जो सब कुछ, उनको रिवाइज करिए, ठीक है, कलेक्ट करिए वापस से। और इसके साथ ही आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं 2 से 3 वीडियो लेकर के और आऊँगा प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, जिनमें हम CSET के जो बाकी प्रश्न और मैथड्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स के एग्जाम के पश्चात 15 अक्टूबर से, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, 15 अक्टूबर से हम उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे।